शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है वन पेपर प्रिपरेशन का। ठीक है, इसमें हम एक एक एमसीक्यू को डिटेल से पढ़ेंगे और इसका एंड में आपको मैं अपनी वेबसाइट पे ये भी बताऊंगा कि हम डेली का जो पढ़ेंगे, डेली हमारा फर्स्ट लेक्चर में 50 एमसीक्यू है, सेकंड लेक्चर में 50 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक बना के पढ़ेंगे। और इसका ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम भी मौजूद है। आप मेरी वेबसाइट पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसका टेस्ट भी दे सकते हैं और वहाँ पे आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, एंड पे इसका बारे में डिटेल से बताऊंगा। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, यानी कि माहौलियात के बारे में जो प्रोग्राम है, वो इस्टेब्लिश कब हुआ, किस चीज़ के रिजल्ट से हुआ? तो वो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन की, उसके बाद हुआ। अच्छा, आपने वर्ड, ट्रीटी, प्रोटोकॉल, कॉन्फ्रेंस ये सुनते होंगे। तो देखिए, कन्वेंशन या हो या कॉन्फ्रेंस हो, ये कब बुलाई जाती है? ये मुख्तलिफ ममालिक जो है वो किसी के जो मतलब कोई भी आपका जो एक आपकी एक बॉडी है, ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशन एक बॉडी है, ठीक है, इसमें 193 मेंबर्स हैं। तो वो कभी भी कोई कन्वेंशन या कोई कॉन्फ्रेंस कॉल करती है तो वो क्या होती है? कन्वेंशन में क्या होता है, अमूमन जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं उनके वो आपस में तबादला करते हैं इंफॉर्मेशन का, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, आपस में जो उनके पास जो भी आइडियाज़ होते हैं। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस अमूमन कॉल की जाती है तो उस कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि उन्होंने नेक्स्ट कुछ ईयर्स के लिए कोई ख़ास तौर पे कोई एजेंडा या कोई प्लानिंग की होती है। ये कॉन्फ्रेंस होता है या कन्वेंशन ये होता है। इसके बाद ट्रीटी वो होती है जब दो ममालिक या दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान कोई मुआहदा हो जाता है, उसे ट्रीटी कहते हैं। और इसके बाद प्रोटोकॉल वो होता है अगर उस ट्रीटी में मुआहदे में कोई रद्द बदल करना हो तो वो फिर प्रोटोकॉल के ज़रिए वो उसमें चेंजिंग कर लेते हैं। इन चार फॉर्मेट्स अब हम देखते हैं कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है क्या? यूएनईपी, तो यूएनईपी जो है यूनाइटेड नेशन का ही एक एजेंसी है और ये इस्टेब्लिश हुई थी। कब का हुई थी? 1972 में। हर एमसीक्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा ताकि उसके रेलेवेंट जब भी आपसे कोई पूछा जाता है, होता यह है कि स्टूडेंट को वो बात नहीं आती होती और वहीं पे जो है उसको हम ज़रा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे। तो इसको जो है वो इस्टेब्लिश हुई 1972 में। रे स्ट्रॉन्ग जो है इसको उसने जो है इनिशिएटिव लिया इस चीज़ का, इसको जो इस्टेब्लिश करने के लिए। और इसका हेडक्वार्टर अक्सर पूछा जाता है तो इसके नैरोबी भी है इसका हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी एब्रीविएशन जो है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो आपने सिंपल ये याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन का वो प्रोग्राम या वो एजेंसी जिसने माहौलियात को देखना होता है तो वो है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन, वही आ गया। और इन्वायरमेंट प्रोग्राम, सिर्फ आपने ये इन्वायरमेंट और प्रोग्राम वर्ड याद रखना है। हेडक्वार्टर इसका मैंने रूबी में है और ये यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है। अब इसके बाद में बात करेंगे ये कौन कौन सी चीज़ें अमूमन देख रहे हो, थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करेंगे तो आपको ये भूलेगी नहीं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, देखें जैसे हम देखते हैं दुनिया में दरख्त जो हैं, अक्सर अमूमन लोग दरख्तों को और पौधों को काट रहे होते हैं। तो ये जो है हमें बहुत नुकसान है क्योंकि दरख्त क्या है, दिन में फोटोसिंथेसिस जब होता है तो दरख्त लाइट की जब मौजूदगी में क्या होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो निकाल रहे होते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत बड़ी तादाद में हमें, क्योंकि हम क्या होता है हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं हम ह्यूमन, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। अमूमन सिर्फ हम ये एक काम करते हैं, हम कभी भी जो है ऑक्सीजन को खारिज नहीं करते और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, इस तरह नहीं होता। बल्कि जो पौधे होते हैं वो दिन को फोटोसिंथेसिस के ज़रिए क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, यानी कि माहौल में फ़ायदा। वैसे रात को मैं आपको ये बता दूं अमूमन पौधों में क्या होता है, रिस्पिरेशन होती है, उसमें वो उलट करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, रात को रिस्पिरेशन। अच्छा, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अच्छा ये बताने का मकसद ये था कि हमें माहौल को कुछ अच्छा बनाने के लिए, माहौल में कुछ बेहतर हो और ये दुनिया जो है इसी तरह हंसती बसती रहे और बहुत सा सब्ज़ रहे, तो उसके लिए हमें ख्याल रखना होगा चीज़ों का। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में ये बात करती है इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसके बारे में बात करता है। या फिर कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो उसके बारे में बात करता है। इकोसिस्टम मैनेजमेंट हो, जैसे कि अगर हम कूड़ा या चीज़ें मेराइन लाइफ में यानी कि दरियाओं में, झीलों में, इनमें डालते रहें तो जो उनकी वहाँ की जितनी भी मखलूक है जो कि पानी में रहती हैं, मछलियाँ वगैरह, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो उनको बचाना, यानी कि जो भी हम करें वो एक ख़ास महफूज तरीके से प्रोटोकॉल के ज़रिए करें ताकि हमारा जो वेस्ट है वो भी हम किसी सूरत उसको भी जो है यूटिलाइज़ करें और बजाय के किसी लाइफ ख़राब करने में। तो ये उस चीज़ को भी देख रहे हैं। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस भी ये करती है या मुख्तलिफ ममालिक को बताती है कि आपने इन्वायरमेंट को सही करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रखनी है, किस तरह के कवानीन बनाने हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, जैसे अब पाकिस्तान में आप देख लें, कुछ दिनों पहले ये कह रहे थे
कि आपने ना ये प्लास्टिक यूज़ नहीं करना, शापर वगैरह ये जो है आपने यूज़ नहीं करना। क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो आलूदगी में, पोलूशन में इजाफा कर रहे बोलते हैं। अच्छा, हार्मफुल सब्सटेंस का कम से कम यूज़ करना, ये भी इसमें एक शामिल होता है। रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना भी इसका एक जो है उसके बारे में ये पूरी तमाम ममालिक को बता रहा होता है। अच्छा, इसी के साथ हमने ये भी हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता था। तो 5 जून को मनाया जाता है। हमने इसमें, क्योंकि कभी पूछा जा सकता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून में। अच्छा, जब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है तो तब एक थीम भी बताई जाती है। 2022 की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर। और 2023 की जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन को क्या हो, रिडक्शन हो, कम किया जाए। तो आपको ये बातें भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। मेरी कोशिश है कि एक तो चीज़ के बारे में आपको आगाही दूँ, दूसरे जो रेलेवेंट बातें हों, जो रेलेवेंट MCQs हमारे आ सकते हैं, हम उनको डिस्कस करें। नेक्स्ट हमारा है ओरिजिनल नेम ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, देखें कोई भी चीज़ है उसके बाद वक्त के साथ चेंजिंग आते रहते हैं और नाम भी थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। तो इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन जो है इसका जो ओरिजिनल नेम है, तो इसका क्या काम है? देखें, दुनिया में अब इंफॉर्मेशन और टेलीकम्युनिकेशन ये पूरी दुनिया में एक साथ हो रही है। अब दुनिया एक विलेज बन गया, ये दुनिया एक हाउस बन गया, आप कह सकते हैं एक ही विलेज है इस वक्त दुनिया, पूरी दुनिया। वो किस तरह? इंटरनेट के ज़रिए बहुत से सैटेलाइट जो है वो तमाम ममालिक ने, अक्सर ममालिक ने ऊपर छोड़े हुए हैं। सैटेलाइट के बाद कनेक्शन दिए हुए हैं इंटरनेट के, और दूसरी इंफॉर्मेशन के भी बहुत से ज़राए होते हैं, चैनल्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो एक यूनाइटेड नेशन जो एजेंसी देख रही होती है, और इन सब को जो मतलब एक इनके रब्त कायम कर रही होती है, उन चीज़ों को इनके बारे में बता रही होती है। मुख्तलिफ़ चीज़ें देखें, ये इंटरनेट है, ये भी एक फ्रिक्वेंसी के साथ जो है नीचे हम तक पहुंचता है। मुख्तलिफ चैनल्स की फ्रीक्वेंसी होती है, उनको तयन करना, उनको प्रोटोकॉल बताना, ऐसी बहुत से काम होते हैं। ठीक है, तो वो यही एजेंसी कर रही होती है। तो ये भी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। अब इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और ये कब? ये मई 17 1865 पेरिस में इसकी बुनियाद रखी गई थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप भी दोगे, आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है इंटरनेट के ज़रिए पहुँच रही है, तो ये बहुत बड़ा जो है इसका हाथ है इसका। अच्छा, ये भी यूनाइटेड नेशन की है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ देखते हैं, दी ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज। अच्छा, वो कहता है जो रिटन लैंग्वेज है सबसे, अच्छा रिटन लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि वो लैंग्वेज जी आप सिर्फ जाके कॉपी पेंसिल पे होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जो पुराने दौर के होते थे ना, वो क्या करते थे, दीवारों पे भी नक्श बनाते थे, उस पर लिखते थे। तो सुमेरियन जो है वो सबसे पुरानी रिटन लैंग्वेज मानी जाती है, और इस वक्त ये ईरान का ही एक इलाका है। ठीक है, तो ये ब्रोंज एज के ये लोग बताए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो पाकिस्तान लार्जेस्ट टी बैग जो है वो लिप्टन का है। द कंट्री विदाउट कैपिटल, वो ऐसी कंट्री दुनिया में जिसका वो कैपिटल नहीं है, तो नेहरू है। नेक्स्ट है मोस्ट इमिग्रेशन कंट्री। इमिग्रेशन कहते हैं जिसमें दूसरे, ऐसा मुल्क जिसमें दूसरे मुल्क के लोग जाके वहाँ कारोबार करने के लिए रहें, इनके वहाँ के नेटिव ना हो, वहाँ के रिहायशी ना हो, लेकिन दूसरे ममालिक के लोग जाके वहाँ पे कारोबार के लिए रहें, यानी कि अपना कोई बिज़नेस के लिए, कुछ जॉब के लिए। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा अमेरिका में, USA में लोग जाते हैं पूरी दुनिया से। नेक्स्ट है विच कंट्री बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर रेडियो टेलीस्कोप। अच्छा, अब उन्होंने पूछा है कि रेडियो टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो डेटा इस वक्त ले रहा है वो कौन सा है? तो हमने कहा चाइना। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं ज़रा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ ताकि ये आपको भूले ना ये बात कि ये कौन सा है। सबसे पहले टेलीस्कोप की 2 किस्में होती हैं। ठीक है, और ये वर्क कैसे करती है? रिफ्रैक्ट टेलीस्कोप जो होती है वो इस तरह होती है। देखें, टेलीस्कोप क्या होती है, ये लाइट को ऑब्जर्व करके आपको उसको दिखाती है। सबसे पहले हम कोई भी अगर चीज़ टेलीस्कोप से देखें तो उसको जो लाइट वो ऑब्जर्व करेगी उसे यहाँ पे बेंड करेगी, और बेंड करके यहाँ मैग्नीफाई यानी कि बड़ा करके हमें हमारी आँख को वो चीज़ दिखाएगी। एक तो इस तरह का होता है, इसे रिफ्रैक्टर कहते हैं। और रिफ्रैक्शन जो यहाँ पे होती है टेलीस्कोप, वो इस तरह होती है कि उसमें जो लाइट पड़ती है उसके सामने एक मिरर कर्व सा लगा होता है, उसमें आके फिर यहाँ पे एक छोटा सा मिरर लगा होता है, और यहाँ से आके हम देख सकते हैं। यानी कि 2 टाइप्स की ये स्मॉल साइज़ की होती हैं,
और इसके बाद आते हैं रेडियो टेलीस्कोप, जो हम ऊपर जिसकी बात कर रहे हैं, वो रेडियो वेव्स को, ये दुनिया के बाहर से जो रेडियो वेव्स आ रही होती है ना, वो उसको कैप्चर करता है। और उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी यानी कि जो डिस्क लगाई जाती है, और उसके बाद एंटीनाज होते हैं, जो उसकी डिस्क होती है उस पर जितनी भी रेडियो वेव्स पड़ती हैं वो उसके एंटीना को भेजते हैं, और एंटीना उसका जो है उसके सेंटर में जो है उसको फोकस करता है, और फोकस करके रिसीवर होता है, और रिसीवर के बाद एम्पलीफायर, यानी कि वो कंप्यूटर में हम उसको देख सकते हैं। यानी कि जो सैटेलाइट्स को, ब्लैक होल्स को, हम मुख्तलिफ सियारों को, या हम किसी भी दूसरे गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, या अपने दूसरे सियारों को, सूरज को हम देख रहे हैं, हम बता रहे होते हैं कि 8 मिनट और 20 सेकंड सफ़र है सूरज का हमसे दूर है, तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व हम करते हैं, वो इसी लिहाज से हम देख रहे होते हैं किसकी रेडियो वेव्स हमारे तक पहुँची हैं, कितने टाइम में पहुँची हैं, हम उसको ये करते हैं। ठीक है, आई ऑफ हेवन भी से कहा जाता है इस टेलीस्कोप को। ठीक है, इसका एक और दूसरा नाम है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भूलेगी नहीं। इसको फास्ट है जो वर्ल्ड रेडियो टेलीस्कोप है। पता भी आपको लग गया होगा कि टेलीस्कोप होती क्या है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालाकंड डिवीजन, अच्छा मालाकंड डिवीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है सवात। एक तो हमें यहाँ पे देखें ये मालूम हो गया कि सवात किसका है, मालाकंड डिस्ट्रिक्ट का है। दूसरा हमें अब ये मालूम हो गया कि स्विट्ज़रलैंड कहते हैं पाकिस्तान, और क्यों कहा जाता है, उसकी जो मेन वजह है इसके एक पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ना और इसकी ग्रीनरी, इन दो वजहों से इसे स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है स्वात को। ठीक है, आपको भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। नेक्स्ट है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है, ह्यूमन लाइक। अच्छा ह्यूमन लाइक क्यों हमने कहा, देखिए इंसान जो है हमेशा नेचर के साथ फेमिलियर होता है, और जो एंड्रॉयड है, हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, और इनका नाम भी इसी चीज़ से रखा जाता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए ईजी, और हम इनको यूज़ कर लेंगे। ये ह्यूमन फ्रेंडली चीज़ें, टेक्नोलॉजी को भी बनाया जाता है ताकि हमें जो इसकी फीलिंग्स या हम इससे जो फ़ायदा उठा सकें वो हमें मतलब मुमासला तो हमारी इस चीज़ों के साथ। वैसे तो एंड्रॉयड का वैसे जो मीनिंग होता है वर्ड का भी ह्यूमन लाइक होता है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे बता रहा है कि वो कौन सा रिवर है जिसको यानी कि लीगल राइट्स दिए गए थे जैसे एक ह्यूमन को दिया जाता है, या ह्यूमन बीइंग जिसे माना गया, आप ये भी कह सकते हैं। तो नुई उसका नाम है उस रिवर का, उसको दिया जाता है। अच्छा यूएसए सैटेलाइट की बात हो रही है, कोई सबसे ज़्यादा दुनिया के बाहर जो सैटेलाइट्स छोड़ी गई हैं इस वक्त वो यूएसए की हैं, वो 568 हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे है वो चाइना है, 177 सैटेलाइट्स दुनिया के बाहर हैं उसकी, और रशिया तीसरे नंबर पे आता है 133, और जापान 56 नंबर पे, 4th नंबर पे आता है। नेक्स्ट आपसे किसी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2nd नंबर पे कौन है, उसकी क्या तादाद है, और 3rd पे कौन है, 4th पे कौन है। मेरी कोशिश है हर MCQs को डिटेल से बयान करूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पूछा गया हमारे पास विच इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड सोलर पावर प्लेन, यानी कि वो प्लेन, वो हवाई जहाज़ जो मुकम्मल सोलर पे चल रहा है, यानी कि जिसके ऊपर प्लेटें वगैरह लगाई हुई हैं इस तरह, और उसी पे चल रहा है, उसी एनर्जी के साथ चल रहा है, तो उसे सोलर इम्पल्स 2 इसका नाम है। ये इस वक्त दुनिया का प्लेन है जो टोटली सोलर पे ही चल रहा है। अच्छा विच कंट्री पास अ लॉ टू लेजिस्लेट चाइल्ड लेबर फॉर किड्स फॉर, अगर 10 साल की उम्र में, ये 18 जून 2014 को बोलिविया जो है कंट्री है उसने ये किया था कि 10 साल के बच्चों को लीगल कर दिया था कि भाई अब ये मजदूरी कर सकता है, यानी कि उसने कानून बनाया, बहुत बुरी काम किया, एक बुरी मिसाल भी दुनिया में ये आप देख सकते हैं इसको। अच्छा एंड्रॉयड न्यूज़ कास्टर, यानी कि न्यूज़ बताने वाली, वो भी एंड्रॉयड, यानी कि एक रिबोट, तो वो सबसे पहले जापान में हुआ है। तो ये काम। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म क्या एक बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल यानी कि दिमागी बीमारी है, जिसमें अक्सर वो बच्चों में होती है। उसमें क्या होता है, बच्चों का बिहेवियर्स, कम्युनिकेशन, उनका लर्निंग प्रोसेस, ये सब डिस्टर्ब होता है। ठीक है, बच्चे तन्हा पसंद करते हैं, उनका दूसरे बच्चों से रहन सहन, उठना बैठना थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ये एक डिसऑर्डर है, इनकी बीमारी है ऑटिज्म। ये 2 अप्रैल को इसका ऑटिज्म का डे बनाया जाता है ताकि हमें मालूम, हमें अवेयरनेस हो, हमारे कोई किसी बच्चे में ये सिम्टम ना हो। ठीक है, इसका इलाज भी है। ओपेरा रिवीरा क्या है, ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था श्रीलंका का, क्योंकि श्रीलंका एक जो इलाका वो जफना जिसका नाम है, मैंने हाईलाइट भी किया है, उसको जो तमिल टाइगर्स थे, ठीक है, दी LTTE, दी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जो थे, इन्होंने जो है उसे कैप्चर कर लिया था। तो बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया था श्रीलंका ने, ये कहा जाता है सक्सेसफुल ऑपरेशन था। उनको मारने के लिए उनसे ये जो लिया था ये इलाका अपना वापस, तो उसी को ये ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, ब्लैक टोर्नाडो। ब्लैक टोर्नाडो क्या है कि जी 2008 में जो है वो इंडिया पे जो कुछ हमला हुआ था कुछ दहशतगर्दों ने, जिसको बाद में उन्होंने तहरीक लबैक वालों पे इल्ज़ाम लगा दिया कि आप हैं।
तो ये ब्लैक टोर्नेडो उन दहशतगर्दों को मारने के लिए जो ऑपरेशन होता है उसका नाम है इंडिया में ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो से 2008 में होता। नोबल ईगल, नोबल ईगल क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब हुआ था ना ये धमाके वगैरह हुए थे सारा, तो इससे एक दिन बाद सितंबर 12 2001 में जो है ये एक डिफेंस जो है ऑपरेशन किया था, मिशन ऑपरेशन किया था, यानी कि देखने के भाई यहाँ पे कोई लोग और मौजूद तो नहीं है। जिस तरह का ना अगर कहीं पे कोई हो जाए ना कोई वाकया, तो उसके बाद वो फौज या वहाँ की जो मिलिट्री या मुख्तलिफ इदारे होते हैं वहाँ पे वो फैल जाते हैं, वहाँ पे जाके ऑपरेशन करते हैं कि यहाँ पे कोई मौजूद तो नहीं है, अब इसे क्लियर किया जाए। तो ये भी उसी तरह का नोबल ईगल यूएस मिलिट्री ऑपरेशन था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने के बाद। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था सितंबर 11 2001 में, तो ये डिस्ट्रॉय हुआ था, ठीक है, पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ऑपरेशन प्लूटो वाज प्लान्ड बाय यूएस का था। तो इसमें क्या था, इसमें इंग्लैंड का जो है पाइपलाइन उसने बिछा दी थी फ्रांस को ऑयल देने में, और ये वर्ल्ड वार 2 की बात है। अच्छा, इसमें अब वर्ल्ड वार की बात हुई तो हम इसमें बहुत से MCQ पूछे जाते हैं, तो इसको डिटेल से ज़रा डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो वर्ल्ड वार 1 कब हुई, 1914 से 1980, आपने डेट याद रखनी है, कमोन पूछा जाता है। इसके बाद अब जी दूसरी बात आ गई, अब वर्ल्ड वार 2 कब हुई, 1939 से लेके 1945, ये डेट्स दो याद रखनी है, अमूमन पेपर में पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि वर्ल्ड वार 2 की बात हुई थी तो उसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वार 2 में क्या था, अब होने से पहले ये था कि कुछ कंट्रीज थी जैसे जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया। अब इसमें जो मेन किरदार है वो वर्ल्ड वार 2 के शुरू करने में, उसको लड़ने में जर्मनी का। इसके बाद इटली भी काम नहीं था। जर्मनी में उस वक्त जो था वो हिटलर था, इटली में मुसलिनी था, और जापान भी जो है उस वक्त जो है एक फ़ौजी के हाथ था। तो ये तीनों मुल्क क्या थे दुनिया में अपनी हाकमियत चाहते थे। लेकिन यहाँ पे जर्मनी का थोड़ा सा केस हो रहा है। वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी बुरे तरीके से हारा था, और जर्मनी जब बुरे तरीके से हारा था तो जर्मनी को कहा गया था कि वर्ल्ड वार 1 में जितना नुकसान हुआ है, यानी कि जो बंदे मरे हैं या जितना भी नुकसान हुआ है इमारतों को ये वो, तो तुम इसके पैसे दो। जाहिर सी बात है वो हार गए थे, तब अगर वो उसकी पेमेंट नहीं करते तब वो मज़ीद वो मार खाते उन कंट्री से जो जीत गए थे। तो इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के ज़रिए इस पे यानी कि जुर्माने लगा दिए थे कि तुम भरो। एक तो वो बहुत अरसे से वो जुर्माने भरा था। वर्ल्ड वार 1 के 1914 से जो हुई थी 1918 तक, उसमें जर्मनी, तो जर्मनी को गुस्सा था। और फिर इस गुस्से के बाद यह है कि जर्मनी का जो अब इस वक्त जो वहाँ पे था जिसकी हुकूमत आई थी वो हिटलर जनाब आ गए थे। अब हिटलर, अब जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी के दिल में था कि जितने इलाके उससे छिन गए हैं और ये जो सारा उससे पैसे दे रहे हैं उसकी बड़ी यानी कि तजलील है, दुनिया ने बहुत उसकी बेइज्जती की है, तो इसका बदला लेना चाहता। तो वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट ही इसी बात से होती है, जर्मनी के जो दिल में था बहुत ज़्यादा जो मतलब गुस्सा था, उस गुस्से में स्टार्ट होती है। तो जर्मनी गुस्से में सबसे पहले जर्मनी ने जी यहाँ पे उस वक्त दो मतलब आपको ये बताऊँगे दो पावर्स बन थी। एक तो एक्सेस पावर कहते हैं, एक्सेस पावर में जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये 5-6 कंट्रीज़ एक साइड पे थी दुनिया की, और दूसरी कंट्रीज़ यूएस, ब्रिटिश, फ्रांस, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, ग्रीस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और पोलैंड, ये सब कंट्रीज़ एक साइड पे थी। इनके आपस में जंग थी, इन 5-6 कंट्रीज़ की और इन 10-12 कंट्रीज़ की। शुरू इस भाई जर्मनी ने किया था। जर्मनी भाई ने क्या किया था, पहले जब शुरू किया था तो ये सब कंट्रीज़ नहीं थे, सिर्फ जर्मनी अकेले ने हमला किया था पोलैंड पर। पोलैंड ने क्या किया था, पोलैंड ने इससे पहले इस हमले यानी कि जर्मनी इस पर हमला करे, इससे पहले इसने एक मुआहदा कर लिया था फ्रांस से और ब्रिटिश से कि अगर मुझ पे किसी ने हमला किया तो यार तुम दोनों मुझे बचाओगे और मेरे लिए लड़ोगे, ठीक है। और यही हुआ, जब जर्मनी ने इस पे हमला किया तो वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई। और इसके बाद जो है वो ब्रिटिश और फ्रांस ने भी जर्मनी की हेल्प की, ठीक है, उसके लिए थोड़ा बहुत लड़े। अब इस तरह तो जर्मनी ने पोलैंड के बहुत से हिस्से पे हम कब्ज़ा कर लिया। जब एक पोलैंड इस तरह समझा कि जर्मनी कब्ज़ा कर दिया, तो फिर भी वो जर्मनी वाला जो भाई है, हमारा ये मुल्क है, ये रुका नहीं है, हिटलर भाई, इसने कहा नहीं जी, अब जर्मनी के बाद दूसरे कंट्री। तो यहाँ पे अब जो इवेंट 1 जो हुआ तो उसने जर्मनी पे, जो पोलैंड पे जो है वो उस पर कब्ज़ा किया, फ्रांस, ठीक है। अब इसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन भी लड़े उसके खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं कर सके, पोलैंड पे जर्मनी ने जो है कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद दूसरा क्या किया, जर्मनी ने नॉर्वे पे कब्ज़ा कर लिया, उसके बाद डेनमार्क पे कब्ज़ा कर लिया, नीदरलैंड पे कब्ज़ा किया, लग्जमबर्ग पे कब्ज़ा कर लिया, और हत्ता के फ्रांस पे भी कब्ज़ा कर लिया। अकेले जर्मनी ने अपने इत्तेहादियों के साथ थोड़ा बहुत मिलके इन सब कंट्रीज़ पे
यानी कब्ज़ा कर लिया। वर्ल्ड वार 2 की बात है। और इसके बाद क्या हुआ, थर्ड इवेंट ये होता है कि जर्मनी ने अब जो है वो रुख किया ब्रिटेन के। अब ब्रिटेन जाहिर सी बात है वो भी बहुत बड़ी उसकी अफवाह थी, तो ब्रिटेन ने आगे से भी जो है वो लड़ना स्टार्ट किया। जब ब्रिटेन ने लड़ना स्टार्ट किया तो इसने क्या किया, इसी दौरान जर्मनी ने ना सिर्फ इन सब से बल्कि यूएस से अमेरिका से भी लड़ना स्टार्ट कर दिया और रशिया से भी लड़ना स्टार्ट कर दिया। जब इसने रशिया से और अमेरिका से एक साथ इससे भी लड़ना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, ब्रिटेन ने लड़ना स्टार्ट कर दिया, यूएसए ने भी इस पे लड़ना स्टार्ट कर दिया, इन सब कंट्रीज़ ने। अब ये भी सारी इकट्ठी हो गई, ये एक्सेस पावर और अलायंस पावर भी है, समझे, अब ये सब इकट्ठी हो गई। तो अलायंस पावर ने अब जब इकट्ठी हुई, अमेरिका, रशिया जो है, फ्रांस, इन सब ने जो बैक हमला किया, तो ये हिटलर भाई जो है ये भाग गए, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी एंड पे, हिटलर ने। तो इस तरह जर्मनी दोबारा वर्ल्ड वार 2 में भी हारा था और ये सब कंट्रीज़ हार गए थे और अलायंस पावर जीत गई थी, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वार 2 है, मैंने बहुत सिंपल तरीन वे में। अच्छा, यहाँ पे अब आपको वर्ल्ड वार 1 में एक ये जो हम बनाते हैं ना, मतलब यूनाइटेड नेशन, लीग ऑफ नेशंस, पहले होती थी हमारी लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। लीग ऑफ नेशन बनी थी ये जनवरी 10, 1920 को, ठीक है, ये बनी थी। और ये क्यों बनी थी, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 हुई थी तो दुनिया ने एक लीग बनाई थी कि यार भाई आपने दुनिया को रोकना है, वर्ल्ड वार 2 ना हो। लेकिन वर्ल्ड वार 2 हुई थी इसलिए इसको ख़त्म कर दिया गया। इस लीग को जो है वो अप्रैल 20, 1946 में ख़त्म कर दिया था। तो लीग ऑफ नेशंस के बारे में भी MCQs पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में था। अब इसके बाद यूनाइटेड नेशन जो बनाई गई, जिसके अब 193 मेंबर्स हैं, इसके बारे में अक्सर हमसे पूछा जाता है। तो ये 24 अक्टूबर 1945 को बनाई गई थी। इस वक्त जो है 193 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। नेक्स्ट है इवनिंग लाइट्स MCQ। इवनिंग लाइट वाज अ फेल्ड ऑपरेशन। ये यूएस का एक फेल्ड ऑपरेशन था जिसमें यूएस ने तेहरान में 24 अप्रैल 1980 में जो 52 डिप्लोमेट थे उनको छुड़ाने की कोशिश की थी। तो ये उसका एक फेल ऑपरेशन था। यूनाइटेड नेशन डिकेड 2010 से 2020, डिकेड कहते हैं 10 साल की कोई दौरान या 10 साल का, ठीक है। वो 2010 से 2020 को क्या कहा है, वो डिजर्ट्स एंड फाइट अगेंस्ट डिसर्टिफिकेशन, इनके जो बंजरपन है, ज़मीन का बंजर होना, इसके खिलाफ जो है वो लड़ना, इसको करा दिया है। और 2021 से 2030 को करा दिया गया है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि जो इकोसिस्टम उसे रिस्टोर किया जा रहा है, ये इसको करार दिया है, ठीक है। तो आपसे ये अमूमन नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है 2021 से 2030 को यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, OAS। तो ये OAS का क्या मतलब है, तो देखें अमेरिका ने जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। देखें एक कंट्री अपनी ही कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, वजह क्या है कि वो भाई उसके 50 स्टेट हैं, 15 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड अमेरिका। ये PPSC में अक्सर ये पूछा जाता है कि कितनी स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं अमेरिका की। तो उसने ये जो है ऑर्गेनाइजेशन अपनी ही स्टेट्स के ऊपर बनाई, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम जो है हम आहंगी हो, हम प्रमोट करें कॉपरेशन, एक दूसरे से मिलजुल के हम सारी स्टेट्स चलेंगी। तो 1948 में ये उसने बनाई थी, ठीक है। तो अमेरिका ने OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, 15 स्टेट्स हैं, आपको 2-2, 3-3 बातें। और इसके बाद ये भी आपको बताऊं, उनका अमेरिका जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में डिस्कवर किया था। ये डेट बड़ी अहम है, PPSC में पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। 1492 में जो है उसे डिस्कवर किया था अमेरिका को, और फिर अमेरिका ने जो है इसकी आपने पढ़े 50 स्टेट्स हैं इस वक्त अमेरिका की। नेक्स्ट है जो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है, वो जो होस्ट है क्या इंडिया ने, 2019 का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड, और G15 इस्टेब्लिश हुई थी। ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट हुआ था बल्गारिया में। समिट भी वही होता है, तमाम कंट्रीज़ जो किसी भी एक मतलब जैसे यूनाइटेड नेशन है, दूसरा कोई भी इदारा है, वो अपनी समिट बुलाता है और उसमें जो है वो डिस्कशन होता है, जो भी उनके हॉट टॉपिक्स होते हैं। तो ये 15, इसमें वैसे इस वक्त 18 कंट्रीज़ हैं। G15 इसका नाम है, लेकिन इसमें कंट्रीज़ इस टाइम 18 कंट्रीज़ हैं इसमें, ठीक है। तो ये अमूमन पूछा जाता है। ये 1989 को बुल्गारिया में जो है वो हुई समिट। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये 99 में हुई थी। इसके सब कंट्री स्टेट के जो है ये नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है: चिली, अर्जेंटीना, पेरू, ब्राज़ील, मैक्सिको, जमाइका, वेनेजुला, अमेरिका, इजिप्ट, अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, फ्रॉम अफ्रीका एंड इंडिया। अच्छा, ये इन तमाम कंट्रीज़ में आपने नाम भी याद रखने हैं। और इसका जो ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम आपको बताऊंगा इंशाल्लाह एंड पे अपनी वेबसाइट पे, वो भी बड़ा दिलचस्प है आपके लिए।
विच इज़ द परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ G20। G20 भी ये एक इदारा है, तो इसमें इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, ठीक है। इसमें भी जो कंट्रीज़ हैं उन सब के यहाँ पे नेम मैंने मेंशन कर दिए हैं, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान। ये सब क्यों कंट्रीज़ होते हैं जो ये G15 G20 बनाते हैं? इनका बड़े फ़ायदा है। ये G15 है ना, इनको इन ममालिक को कहीं से कर्जा लेना हो तो ये आपस में जो एक दूसरे जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं, 18 कंट्रीज़ हैं, तो वो एक दूसरे को कहेगी, जिसका किसी का कोई ज़्यादा बंदे उस इदारे में मौजूद होंगे तो वो अपना असर रसूख चलाएंगे। ये ऐसे नहीं दुनिया चलती है, दुनिया इसी तरह ही चलती है, मतलब एक दूसरे से असर रसूख चला के तो इस तरह ये सब मनमानियाँ करते हैं, ठीक है। तो ये G20 भी इसी तरह है कि G20 में जितने भी 20 कंट्रीज़ होंगी वो क्या कर रही होंगी, वो ग्लोबल इकोनॉमी में एक दूसरे की मदद कर रही होंगी कि भाई यार हम ट्रेड को इस तरह कर दें, हम आपस में जो है वो ट्रेड पे कोई पैसे ना लें, कोई टैक्स ख़त्म कर दें, इस तरह की ये चीज़ें करते रहते हैं। तो G20 भी इस्टेब्लिश हुई थी, वो 1999 में हुई थी, ठीक है, सितंबर 26 1999 में। गुल्फ़ कॉपरेशन देखें, ये गुल्फ़ कॉपरेशन अच्छी बात है, ये हमारे इस्लामी कंट्रीज़ ने जो है ये की है। 1981 में गुल्फ़ कॉपरेशन जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई थी। तो इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमारात ये हैं। इसका हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। तो मई 25 1981 में अबू धाबी में यूनाइटेड अरब इमारात में इसकी जो बुनियाद रखी गई थी। डूरेंट कप का फुटबॉल से रिलेटेड है ये। यूएन हैज़ 3 एडिशनल रीजनल हेडक्वार्टर्स। यूएन क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त जो दुनिया का जो है इदारा है, ठीक, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जिसका हम बात कर सकते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को बना था। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी, जिसने यार बिटकॉइन को कहा कि नहीं ठीक है जी इसकी करेंसी भी हम मान लेंगे, तो कैम्ब्रिया यूनिवर्सिटी यूके की, यूनाइटेड किंगडम की है, ठीक है। किरिबाती बिकेम द इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम को ये 1979 में होता है। ये आइलैंड एक कंट्री है जिसमें 33 आइलैंड है। किरिबाती इसका कैपिटल तरावा है, कैपिटल ऑफ मंगोलिया उलम्बतर जो इसका कैपिटल है। अच्छा, स्टेटमैन पॉलिटिक, अच्छा यहाँ पे ये बात हो रही है जी यूएसए का थॉमस जेफरसन, इसने काफ़ी चीज़ें इन्वेंट की थी। एक तो इसने घूमने वाली चेयर, यानी कि जो पुराने वक्तों की चेयर थी, एक तो उसको पीछे से ये दी, विंडसोर चेयर इसे कहा जाता है, स्विरल चेयर यानी कि घूमने वाली, इसमें थोड़ा सा उसने कोई मूवमेंट दी थी, ठीक है। इसके बाद ये टाइम देखने वाली ये भी बनाई थी। इसके बाद जो हम अक्सर देखते हैं आप ट्रैक्टरों के पीछे ये लगी होती है, ये भी इसने ईजाद किया था। और एक इसने घूमने वाली एक चीज़ बनाई थी, उसमें अल्फ़ाबेट्स थे, उसमें क्या था, ये पैगाम देते थे अपने किसी जंग में या इस तरह के यूज़ करते थे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें उसने थॉमस जेफरसन ने, जो यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ईजाद की थी। दी फेमस पेंटिंग मोनालिसा, इसके बारे में एक तो पेरिस के म्यूज़ियम में है, ठीक है। तो लियोनार्डो डी विंसा इसने इसे बनाया था और ये पेरिस में है, ठीक है, पेरिस फ्रांस, ठीक है। नोलॉजी स्टडी ऑफ नॉलेज, ये वन पेपर MCQs में अक्सर जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। नॉलेज जियोफोनिक क्या है, एग्रीकल्चर इज द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, द प्रोसेस ऑफ प्लांट इन सोइल, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन सोइल इज का जियोफोनिक, या फिर कहते हैं द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ एग्रीकल्चर, गार्डनिंग और फार्मिंग इन सॉइल, यानी कि सॉइल में से चीज़ें उगाना या उसमें एग्रीकल्चर में काम करना, गार्डनिंग में काम करना, ठीक है। तो इसे जियोफोनिक कहते हैं, ठीक है। स्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ वेल्स एंड डॉल्फिन, जो वेल्स एंड डॉल्फिन होती हैं उसके बारे में स्टडी होती है कि ये कहाँ से आई, ये पहले क्या थी, इनका कद काट क्या है, ये कितनी लंबी हैं, ये पहले कितनी लंबी होती थी, ये अब क्या है, इनमें चेंजेस क्या हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। कॉपोलॉजी यह है फ्रूट एंड सीड्स के बारे में, जो है एक वर्ड में हम इसे डिफाइन करते हैं। आइस मास, वो कहते हैं ऐसा आइस मास जो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करे, तो इसको हम आइस शीट कहेंगे। यानी कि कोई दरिया या कोई जो है वो वाटर की बॉडी हो और उसके ऊपर क्या हो जी, ये इस तरह की आइस हो और इतनी लंबी हो, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर पे हो, तो फिर हम इसे आइस शीट का नाम देंगे। When Islamabad United won first title on 23 February 2016, capital of Sri Lanka, Colombo, part of desert where अच्छा वो कहता है डेजर्ट का वो हिस्सा जहाँ थोड़ा सा पानी मौजूद हो और वो उसके कल्टीवेशन यानी कि ज़मीनों को पानी दिया जाए और ज़मीनों से पानी होगा, मतलब जो है वो उसमें पैदावार ली जाए, तो उसे ओसिस कहते हैं। यानी कि डेजर्ट में वेयर बहुत ही कम पानी की मिकदार हो, ठीक है। एडिक्यूट का मतलब होता है कम मिकदार।
दी फाइन येलोविश डेजर्ट, येलोविश डस्ट। अच्छा बाज़ों का सहरा में या इन जगहों पे कुछ जगहों से ना डस्ट जो है वो या विंड के ज़रिए फैलती है और दूसरे जगहों पे जाती है, तो वो बड़ा फर्टाइल का काम करती है, यानी कि वो उसमें नमकियात होती हैं और जाके सहरा की जो है ना जाके किसी दूर कहीं जाके ऐसी जगहों पे जहाँ पे क्या हो जंगलात हो, तो उसमें अगर वो जो मिट्टी जाती है तो नमकियात लेके जाती है और वो बड़ी उनका फ़ायदा मंद होती है। तो लोहेस कहते हैं विच इज़ द थिनेस्ट अर्थ लेयर, तो क्रस्ट जो ऊपर वाली होती है ना उसे क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद मेंटल होती है, फिर आउटर कोर होती है और उसके बाद इनर कोर लेयर ऑफ अर्थ होती है, ठीक है। सबसे जो थिक होती है वो क्रस्ट होती है। अच्छा यहाँ पे बात what is the name given to area of land in the high latitude where short schools, अच्छा यानी कि वो कहता है ऐसा बहुत ऊंची जगह जहाँ पे क्या हो बहुत हाई लैटिट्यूड हो और वहाँ पे जो ठंडक हो वो किसी दरख्तों को या कि बहुत ज़्यादा पौधों को उगने ना दे, जैसे ठंड रहा है ऐसे इलाकों को कहते हैं, यानी कि जहाँ पे ऊंची जगह और बड़ा बर्फ़ और वहाँ पे कोई बड़े बड़े दरख्त ना हो तो उसको कहते हैं कि पॉइंट। अच्छा वो ऐसा पॉइंट जो अर्थक्वेक को बिल्कुल ऊपर हो, यानी कि किसी जगह पे अर्थक्वेक आया, जलजला आया और उसके बिल्कुल ऊपर वाली सतह ज़मीन है, यानी कि यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आया है तो यहाँ पे ऊपर वाली जगह को एपी सेंटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर सोर्स बीनीथ द अर्थ फ्लोइंग। अच्छा देखिए ये गाँव है, इसके नीचे यानी कि इसकी ज़मीन के नीचे जो यहाँ पे पानी बहता है ना उसको स्प्रिंग कहते हैं, जो ये नेचुरली कुदरती तौर पे ज़मीन के अंदर नीचे बह रहा होता है उसे स्प्रिंग कहते हैं। बंदे अमीर पाक नेशनल पार्क है, ये अफगानिस्तान का है। चलें आज का जो लेक्चर है वो 50 MCQs के थे और 2-3 लेक्चर बाद मैं इसे 100 MCQs डेली करूँगा और आपको दूंगा इंशाल्लाह। आपने लेक्चर कम से कम आपने 2-3 बार सुनना है और इस लेक्चर में आपने कमेंट में ये लिखना है कि यूनाइटेड नेशन कब बनाई गई, ठीक है। और इसके बाद जितने भी MCQs हैं हम उसमें जो आपको आंसर याद हुए आपने वो ज़रूर लिखने हैं और आपको ये कैसा लगा लेक्चर, और इसके बाद एंड पे आप बताता हूँ कि इसका ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे FAIZIPORTL फैज़ी पोर्टल लिखेंगे, मेरी वेबसाइट आ जाएगी। तो आपने मेरी वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करना है। अब इसी का हम नोट्स और मैं यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। तो हमने 1 पेपर MCQs जो है इसका आज किया है सेकंड लेक्चर, तो ये यहाँ पे मौजूद है। ये 1 पेपर MCQs में जाएंगे तो ये सेकंड लेक्चर यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो ये आपके पास लेक्चर जो है सेकंड ओपन हो जाएगा। ये तमाम MCQs यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ पे आके मेरा एक बार लेक्चर सुने और यहाँ पे आके बैठ के पढ़ें मेरी वेबसाइट पे, और इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे आपने 50 MCQs हैं और ये वाला बटन जो है ये टेस्ट लिंक है। अब जैसे इसे आप प्रेस करेंगे तो मेरी दूसरी जो है यहाँ पे ये टेस्ट आपको ओपन हो जाएगा और आप ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री दे सकते हैं। और ये एक नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आने वाले हैं। देखें जैसे ये है, हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड प्रोग्राम क्या है, ये कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था। तो सही जवाब ओके, शो ऑल भी कर सकते हैं, शो ऑल ना करें तो एक का भी जवाब दे सकते हैं। अब 50 में से हमने एक का जवाब सही दिया तो हमारा 1 मार्क्स हो गया 50 में से। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे हमने टेलीग्राफ यूनियन है, ये भी सही जवाब हमने दे दिया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओल्ड एंड हम समीरियन हमने कहा था सही जवाब। अब हम 50 में से हमने 3 मार्क्स ले लिए। अगर किसी का हम कोई गलत जवाब देंगे तो यहाँ पे मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है, वो मार्क्स शो ही नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिप्टन की बजाय गलत जवाब देता हूँ तो मैंने गलत जवाब दिया तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, कोई भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। हम यहाँ पे देखेंगे विदाउट कैपिटल सही जवाब, तो यहाँ पे अब मेरे आ गए 4 जवाब। हालांकि 5 जवाब हम दे चुके हैं, 4 आंसर आ रहे हैं, यानी कि अभी हमने 50 में से 4 हासिल किए हैं। इसी तरह बहुत आप अकेडमी भी चाहे रब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट डेली जो है वो 5-6 टेस्ट देते हैं, 500, 600, 200, 300 डिफरेंट जो है वो सेशन ले रहे हैं। आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ना भी करना चाहें तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे आप यहाँ पे जाएं, सर्च करें, जो यहाँ पे लिखें सर नासिर फैज़ी पोर्टल, तो ये मेरा चैनल आ जाएगा। इसको आप सब्सक्राइब करें और यहाँ पे आके ये लेक्चर भी पढ़ें। और अब लेक्चर भी रेगुलर दे रहा हूँ, पहले मैं नहीं देता था, तो अब लेक्चर बड़ा डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और यहाँ पे ख़ास तौर पे मेरी वेबसाइट पे जाके टेस्ट ज़रूर दें और इस टेस्ट में भी अपने मार्क्स आप यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। चलें वास्सलाम। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दें। चलें वास्सलाम।